बड़ी तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन का पार्ट 4। इससे पहले हम 3 पार्ट्स कर चुके हैं। जो पार्ट 1 है उसमें हमने बेसिक समझे थे, जैसे वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स और इंट्रोडक्शन टू पाइथन। उसके बाद जो हमने पार्ट 2 किया था उसमें हमने ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस समझे थे। जो पार्ट 3 हमने किया उसमें हमने फंक्शंस पढ़े, इनपुट एंड आउटपुट पढ़ी और डीबगिंग पढ़ी। इसके बाद आज हम पार्ट 4 कर रहे हैं और इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स। अगर आपने बाकी के 3 पार्ट्स नहीं किए हैं तो आपको वो कर लेने चाहिए। मैं आज की क्लास में कोशिश करूँगा कि आपको उनका ज़्यादा यूज़ ना हो, जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी हैं उनको भी आज के टॉपिक समझ में आए। लेकिन फिर भी आप एक बार ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस क्लास के बाद उन क्लासेस को देख लें, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से समझ आ पाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, दैट इज इफ एल्स स्टेटमेंट्स। इफ एल्स स्टेटमेंट्स की सबसे पहले हम देखते हैं कि ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कई बार ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जिनमें हम चाहते हैं कि अगर एक चीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ हो, अगर जो एक चीज़ नहीं हो रही तो दूसरी चीज़ ना हो। या फिर हम चाहते हैं कि ऐसा हो कि अगर जो ये हो रहा है तो ये हो, या फिर ये हो रहा है तो ये हो। ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यूजुअली जो स्टेटमेंट्स होती हैं प्रोग्राम में वो एक के बाद एक एग्जीक्यूट होती है। लेकिन कई बार हमें सिचुएशंस में ऐसा होता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं और पिछली कंडीशन का क्या आउटकम रहा, उसके हिसाब से हम वहाँ पर ऑप्शन का चूज़ करते हैं कि ये आउटकम रहा है, अगर जो ये आउटकम रहे तो ये ऑप्शन चूज़ हो, अगर जो दूसरा आउटकम रहे तो दूसरा ऑप्शन चूज़ हो। इन चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, वो हमें डिफरेंट टास्क्स या फिर डिफरेंट पाथ्स को एक साथ रखने देती है कि ये अलग-अलग पाथ है। जैसे आप मान लीजिए एक रास्ते पे खड़े हैं, अब वहाँ से 3 रास्ते जा रहे हैं, मगर आप तो सिर्फ़ एक ही रास्ते पे चल सकते हैं। तो उस केस में इफ एल्स कंडीशंस, जो इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, उस केस में हमें मदद करते हैं कि हमें कौन से पाथ पे जाना है। हम कंडीशंस रखते हैं, जो कंडीशन सैटिस्फाई होती है, उस कंडीशन के हिसाब से हम पाथ चूज़ करते हैं। अगर जो इफ स्टेटमेंट की जो स्टेटमेंट है वो एग्ज़ीक्यूट हो जाती है, मतलब वहाँ पर जो कंडीशन है वो ट्रू होती है, तभी जो इफ स्टेटमेंट की कंडीशन है, जो इफ स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट है, वो एग्ज़ीक्यूट होगी। अगर जो कंडीशन फ़ॉल्स होती है तो इफ स्टेटमेंट की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी और एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद हम देखते हैं इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन हम स्पेसेस छोड़ते हैं। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। हम पहले कुछ प्रोग्राम्स करते हैं। मैं उनके माध्यम से आपको प्रैक्टिकली समझाऊँगा, फिर ताकि आप लिख सकें एग्ज़ाम्स में लिखने के लिए मैं आपको थ्योरी भी समझा दूँगा। वरना आपको प्रैक्टिकल आना चाहिए, क्योंकि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन्स हैं इफ एल्स स्टेटमेंट से, वो एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने बेसिक्स जो जिस पर हम सबसे पहले से लिखते आ रहे हैं, फाइल है वो ओपन कर लिया पाइथन में। आप भी कोई फाइल ओपन कर लें। जैसा मैंने पिछली क्लास में कहा था, अगर आप सेम करना चाहें तो सेम कर सकते हैं, डिफरेंट करना चाहें तो डिफरेंट कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि कैसे आप मल्टी लाइन कमेंट्स कर सकते हैं। आप ऊपर की लाइनों को सभी को मल्टी लाइन कमेंट्स के अंदर डाल दीजिए और उसके नीचे प्रोग्राम लिखिए, तो ऊपर की जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, नीचे की एग्जीक्यूट होंगी। इससे आपका पूरा जो मैटर है वो भी बना रहेगा आपके साथ और आपको अलग-अलग फाइल्स भी नहीं बनानी होंगी। आप हर चैप्टर की जो भी प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर की एक फाइल बना सकते हैं। तो हम एक प्रोग्राम करते हैं। ये एनसीईआरटी बुक का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में क्या है कि हमें सब्सट्रैक्ट करना है स्मॉलर नंबर को लार्जर नंबर से और डिफरेंस डिस्प्ले करना है। और जो नंबर है वो हम जो यूज़र है उससे लेंगे। तो यूज़र से अगर जो हमें नंबर लेना है, तो उस केस में मैंने आपको बताया था हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट का। तो ये num1 मैंने नंबर 1 के लिए ले लिया। इसमें मुझे इंटीजर नंबर चाहिए क्योंकि डिफरेंस बताना है। अगर जो मैं इंटीजर नंबर नहीं लूँगा, तो जो डाटा टाइप है वो डिफ़ॉल्ट तरीके से इसमें चला जाएगा, स्ट्रिंग में चला जाएगा, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। और जो न्यूमेरिकल ऑपरेशन है वो इस पर नहीं किए जा सकेंगे और इस क्वेश्चन में हमें न्यूमेरिकल ऑपरेशन ही करने हैं। तो मैंने यहाँ पर इनपुट का इस्तेमाल किया है ताकि यूज़र से इनपुट लिया जाए और लिखा है इसमें एंटर फर्स्ट नंबर। ये डिस्प्ले होगा यूज़र को। तो इसके बाद नंबर सेकंड के लिए हम चलते हैं। इसको मैंने लिखा num2 इज़ इक्वल टू सेम लिखना है इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर।
ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैंने यहाँ पे 2 नंबर ले लिया यूज़र से, अब मुझे क्या करना है इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज़ करना है और क्या करना है डिफरेंस पता करना है। अब इनमें से जो लार्ज नंबर होगा उसमें से स्मॉल नंबर को माइनस करना है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज़ करता हूँ। पहले मैंने लिखा इफ num1 इज़ ग्रेटर देन num2, मतलब अगर जो नंबर 1 नंबर 2 से ग्रेटर है तो जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, मैंने डिफरेंस को डिफ लिखा है, डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा num1 माइनस num2। इसमें आप चाहें तो स्पेसेस भी छोड़ सकते हैं या फिर आप चाहें तो रहने भी दे सकते हैं, कोई एरर शो नहीं होगा इसमें। इसको जो मैंने ये स्पेस छोड़ा था यहाँ पर, ये जो स्पेस है इसको क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन बोलते हैं। और ये स्पेस कितना होता है, ये एक टैब के इक्वल होता है। मोस्टली जो कॉमन प्रैक्टिसेस होते हैं उसमें एक टैब को ही वाइट स्पेस की तरह इंडेंटेशन की तरह यूज किया जाता है। इसके बाद मुझे एल्स स्टेटमेंट लिखनी है, तो मैं एल्स स्टेटमेंट लिखूंगा। एल्स एल्स का मतलब है अगर जो num1 num2 से ग्रेटर नहीं है तो बाकी कोई भी चीज हो, उस केस में क्या करना है, उस केस में डिफरेंस इज इक्वल टू num2 माइनस num1 कर देना है। ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद मुझे प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था आउटपुट के लिए प्रिंट स्टेटमेंट का होना जरूरी है। अगर जो प्रिंट स्टेटमेंट नहीं होगी तो आउटपुट नहीं होगा। आउटपुट के लिए प्रिंट स्टेटमेंट होती है, प्रिंट फंक्शन होता ही होता है। तो इसमें मैं लिखूंगा द डिफरेंस ऑफ कोमा num1 कोमा एंड num2 इज। तो पिछली क्लास जिसने देखी है उसको यहाँ पर समझ आ जाएगा। द डिफरेंस ऑफ एक आर्गुमेंट है, इस पे कोटेशंस हैं तो ये एज इट इज लिखा आएगा। num1 एक वेरिएबल है तो इसकी जगह पे जो यूजर ने num1 में एंट्री दी होगी वैल्यू वो आ जाएगी। एंड फिर से कोटेशंस के साथ है तो ये एज इट इज आएगा। num2 वेरिएबल है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगी, जो वैल्यू यूजर देगा। इज कोटेशंस के साथ एज इट इज आ जाएगा और डिफरेंस जो वैल्यू निकलेगी वो आ जाएगा। इसको अगर जो मैं अब रन करूँ तो एंटर फर्स्ट नंबर आया है, मैंने 9 डाल दिया, और एंटर सेकंड नंबर मैंने 3 डाल दिया। तो इस केस में द डिफरेंस ऑफ 9 एंड 3 इज 6। अगर जो मैं इसको एक और बार रन करवाना चाहूँ ताकि मैं एल स्टेटमेंट को, इस बार क्या था मैंने num1 बढ़ा दिया था तो num1 माइनस num2 6 आया आंसर। अगर जो मैं एल स्टेटमेंट चाहता हूँ कि इस बार एग्जीक्यूट हो तो उसके लिए मैं दोबारा इसको कर लेता हूँ और इस बार नंबर्स चेंज कर देता हूँ। जैसे फर्स्ट नंबर मैंने 6 दिया और सेकंड नंबर 8 दिया, तो द डिफरेंस ऑफ 6 एंड 8 इज। मैं मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरी जो क्वेश्चन थी, क्वेश्चन में ये था कि प्रोग्राम ऐसा बनाओ कि जो स्मॉलर नंबर है वो लार्जर नंबर से सब्सट्रैक्ट हो। अगर जो मैं स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो उस केस में क्या आएगा, आंसर नेगेटिव में आएगा, और मुझे आंसर नेगेटिव में नहीं चाहिए। अगर आप नेगेटिव में ले सकते हैं तो फिर वहां पर तो इफ एल्स स्टेटमेंट की जरूरत होगी ही नहीं। तो ऐसे आप क्या करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे। इसके अलावा इफ एल्स स्टेटमेंट के अलावा इनमें एक और वैल्यू होती है, दैट इज एलिफ। जो एलिफ होती है उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एल्स इफ। वो इफ के बीच में वो इफ और एल्स के बीच में आती है, इफ फिर एलिफ और फिर एल्स, ऐसे यहाँ पर रहती हैं। इसके लिए मैं आपको एक और प्रोग्राम दिखाता हूँ। जो नेक्स्ट प्रोग्राम है बुक में वो है कि एक नंबर चेक करना है, कि आप यूजर से एक नंबर लेंगे और उसको फिर चेक करना है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है। अगर आप इस प्रोग्राम में चाहें तो इस प्रोग्राम में भी उसको फिट कर सकते हैं जो एलिफ है। मैं इसमें भी आपको एक बार ट्राई करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो मैं चाहता हूँ कि अगर जो num1 एलिफ num1 इक्वल्स है num2 के, उस केस में ये मुझे प्रिंट कर दे इज इक्वल टू num2। तो अगर जो मैं इसको रन करूँ
मैंने फर्स्ट नंबर 5 डाला और सेकंड नंबर भी 5 डाला, तो अब ये मुझे क्या शो करेगा? ये मुझे शो करेगा 5 इज इक्वल टू 5। लेकिन इसमें साथ में एक एरर भी दिया है कि जो डिफरेंस है वो डिफाइंड नहीं हुआ है। जो प्रिंट है वो एल्स के अंडर नहीं था। अगर जो मैं प्रिंट को एल्स के अंडर कर दूं, इसमें इंडेंटेशन दे दूं, तो टैब टैब, तो इसको मैं रन करूंगा F5। यहाँ पर 2 टैब नहीं आएंगे, यहाँ पे एक टैब आएगा। ये एक एक्स्ट्रा इंडेंट है। अगर जो मैं अब यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँ और इसको कर दूं 5 5, तो यहाँ पर क्या आया? इन यहाँ पर क्या आया? एरर नहीं आया। इसकी वजह क्या थी जो यहाँ पर एरर नहीं आया और पिछले केस में एरर आया था? ये आपको बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। जो पिछली बार मैंने किया था, तो प्रिंट क्या था? इससे पीछे था। इसका मतलब है एल स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो चुकी है। जो इंडेंटेशन है वो ये दिखाने के लिए यूज किया जाता है कि जो नई स्टेटमेंट है वो पुरानी स्टेटमेंट के साथ है या फिर अलग है। तो मैंने जो प्रिंट है उसमें इंडेंटेशन नहीं लगाया था, तो वो अलग हो गई थी। अब मैंने इंडेंटेशन लगाया है और इसको एल स्टेटमेंट्स की जो इंडेंटेशन है उसके इक्वल रख दिया है, तो उस केस में क्या हो गई? एल स्टेटमेंट्स के अंडर हो गई। अब अगर जो एल्स कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी ये प्रिंट जाएगी। लेकिन एल्स कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी जब इफ या फिर एलिफ स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं होगी। लेकिन एलिफ स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रही है, तो उस केस में जो इंटरप्रेटर है वो एल्स को एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, वहीं पर रोक देगा। ये आपको जानने की जरूरत है कि अगर जो इफ एलिफ और एल्स में से मान लीजिए इफ कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाती है, तो जो इंटरप्रेटर है वो एलिफ और एल्स को पढ़ता नहीं है। वो सिर्फ इफ को एग्जीक्यूट कर देता है और प्रोग्राम में आगे बढ़ता है। प्रोग्राम में आगे बढ़ने का क्या मीनिंग है? एलिफ और एल्स को छोड़ के जो आगे का प्रोग्राम होगा उसमें बढ़ेगा। जैसे पिछले केस में इंडेंटेशन नहीं था, तो वो प्रिंट पर बढ़ गया था एलिफ और एल्स को छोड़ के। लेकिन अगर जो इंडेंटेशन है तो ये प्रिंट एल्स के अंदर है और इसके आगे कोई प्रोग्राम नहीं है, तो इसलिए इंटरप्रेटर यहीं पर इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके रुक जाएगा। इसके अलावा एक और बात है कि आप एलिफ स्टेटमेंट्स कितनी भी रख सकते हैं, जितनी आपको कंडीशन लगानी है उतनी एलिफ स्टेटमेंट रख सकते हैं, और उसके साथ इफ स्टेटमेंट भी जितनी आपको मर्जी है उतनी रख सकते हैं। एलिफ अगर जो आप नहीं लिखना चाहते तो इसकी जगह पे आप एल्स इफ भी लिख सकते हैं। ये भी क्या हो जाएगा? ये भी मान्य होगा, क्योंकि एलिफ की फुल फॉर्म क्या होती है? एल्स इफ होती है। एक और बात जो आपके लिए जरूरी है वो ये है कि इफ स्टेटमेंट अगर जो कंसिडर हो जाए, ट्रू हो जाए, तो एलिफ और एल्स इंटरप्रेटर उनको एग्जीक्यूट नहीं करता, ना ही उनको रीड करता है। लेकिन अगर जो इफ स्टेटमेंट एक से ज्यादा है, तो सारी की सारी इफ स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेटर पढ़ेगा और जो भी कंडीशन ट्रू होगी उन सभी इफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा। एक को नहीं करेगा, सारी इफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल किस चीज के लिए है? पहले हम इसको कमेंट के अंदर कर देते हैं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट एग्जांपल बढ़ते हैं कि हमें यूजर से एक नंबर लेना है और ये जानना है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है। मैंने यहाँ पे नम लिखा। नम इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एनी नंबर। एनी एक कीवर्ड है तो ये छोड़ देते हैं हम, एंटर ए नंबर। यहाँ पर हमने यूजर से इनपुट ले लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब इसके बाद हमें इफ एल्स स्टेटमेंट्स यूज करनी है। तो इफ जो नम है वो अगर जो ग्रेटर है जीरो से, तो उस केस में क्या करें? प्रिंट कर दें नंबर इज पॉजिटिव। एलिफ नम स्मॉलर है जीरो से, उस केस में प्रिंट कर दें नंबर इज नेगेटिव। और फिर आता है एल्स।
अगर जो ना ही तो नंबर स्मॉलर है ना ही ग्रेटर है तो उस केस में मतलब नंबर इक्वल है 0 के, तो उस केस में प्रिंट कर दें नंबर इज 0। अब मैं इसको रन करूँ तो जो ऊपर का है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, इंटरप्रेटर उसको रीड नहीं करेगा। मैंने मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ किया है, सिर्फ जो नीचे वाला प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा। मैंने 4 लिखा तो नंबर इज पॉजिटिव। या फिर अगर मैं एक और बार करूँ F5 तो एंटर नंबर, इस बार मैंने 5 लिखा तो नंबर इज पॉजिटिव। अगर जो मैं इसको दोबारा रन करूँ और नंबर लिखूँ -9 तो नंबर इज नेगेटिव। और F5 दोबारा करूँ, फिर मैंने इस बार 0 कर दिया, 0 0 0 कितने भी लगा लो, तो उस केस में नंबर इज 0। ओके एवरीबॉडी, तो वैसे प्रैक्टिकल मैंने आपको समझा दिया है प्रैक्टिकली। ये दो प्रोग्राम्स हैं, ये प्रोग्राम 1 है यहाँ तक और ये प्रोग्राम 2 है। ये दोनों प्रोग्राम आप घर जाके दोबारा करना, अपने आप से अपने आप करने की कोशिश करना, और अगर जो कुछ ना समझ आए तो उतना पार्ट आप वीडियो में दोबारा देख लेना। तो अब हम वापस चलते हैं हमारी थ्योरी पे। मैं आपको थ्योरेटिकली ये सारी चीजें समझा देता हूँ। मैंने ये सारी चीजें आपके लिए लिख ली हैं, आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं थ्योरी के लिए। तो मैंने ये स्लाइड आपको पढ़ा दी थी कि जो मोस्ट यूजुअली स्टेटमेंट्स होती हैं वो एक के बाद एक होती हैं, लेकिन कई बार हमें डिफरेंट पाथ्स में से कोई एक ऑप्शन चूज करना होता है, तो उस केस के लिए हम इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। जो इफ स्टेटमेंट है वो तभी एग्जीक्यूट होगी जब कंडीशन इफ की ट्रू होगी, अगर फॉल्स होगी तो फिर एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। फिर उसके बाद हम चलते हैं इंडेंटेशन पे। मैंने आपको बताया था कि इंडेंटेशन बहुत ही जरूरी है। पाइथन इंडेंटेशन को ब्लॉक की तरह यूज करता है और नेस्टेड ब्लॉक स्ट्रक्चर्स की तरह भी यूज करता है। मतलब जो वाइट स्पेसेस हम छोड़ते हैं बिगिनिंग में उनको इंडेंटेशन बोलते हैं। और एक लेवल पे इंडेंटेशन का मीनिंग है कि जो स्टेटमेंट है वो एक सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड है, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं एक लेवल ऑफ इंडेंटेशन पे वो एक साथ है। मतलब जब भी प्रोग्राम उनको इंटरप्रेट करेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे इफ को इंटरप्रेट किया तो एलिफ एल्स वो सबको इकट्ठा देख रहा है कि वो सारी की सारी सेम इंडेंटेशन के साथ हैं, तो वो सारी की सारी इफ के अंडर हैं। जैसे ही अलग इंडेंटेशन होगा वो अलग पार्ट हो जाएगा प्रोग्राम का। और अगर जो उसे छोड़ना है, जैसे उसने इफ को एग्जीक्यूट कर दिया, उसे एलिफ और एल्स छोड़ने हैं, तो उस केस में वो क्या करेगा, एलिफ एल्स को तो छोड़ देगा। और जो उसके बाद इंडेंटेशन जहाँ पे अलग हो जाता है, जहाँ पे उसे पता चल गया कि ये प्रोग्राम का सेकंड पार्ट है, वहां से स्टार्ट करेगा आगे एग्जीक्यूट करना। इंटरप्रेटर चेक करता है इंडेंटेशन लेवल्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली और सिंटैक्स एरर शो कर देता है अगर जो इंडेंटेशन क्रैक ना हो। कॉमन प्रैक्टिस है इंडेंटेशन के लेवल को बढ़ाने के लिए, वो है कि सिंगल टैब का यूज करें। एक सिंगल टैब यूज करते हैं मोस्टली एक इंडेंटेशन के लिए। इफ एल्स स्टेटमेंट में देखें तो इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं स्टेटमेंट इनसाइड इफ, अगर जो कंडीशन ट्रू है, और नहीं तो फिर जो एल्स के अंदर स्टेटमेंट है वो कंडीशन रन होती है अगर जो कंडीशन फॉल्स है इफ स्टेटमेंट की। इसके अंदर हमने ये प्रोग्राम किया था, सब्सट्रैक्ट किया था स्मॉलर नंबर को लार्जर नंबर से और डिफरेंस डिस्प्ले किया था। नेक्स्ट है इफ एलिफ और एल्स। इफ एलिफ और एल्स ये डॉट चेक मल्टीपल कंडीशंस हैं, एग्जीक्यूट करती हैं स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंगली। जो एलिफ है उसको एल्स इफ भी बोलते हैं, और हम एल्स इफ भी लिख सकते हैं एलिफ की जगह ज्यादा क्लैरिटी के लिए। और इसके लिए हमने ये एग्जांपल किया था, चेक वेदर नंबर इज पॉजिटिव नेगेटिव 0। हमने पिछले एग्जांपल में भी एलिफ को लगा के देख लिया था, मैंने आपको अलग से लगा के दिखा दिया था। जब भी आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आपके दिमाग में जो भी आइडिया आते हैं उन सबको आप उसी समय पे लागू करके देखा करो कि वो हो पा रहा है या नहीं। मैंने आपके लिए जो इम्पोर्टेंट बातें थी उनके लिए नोट्स ये बना लिए हैं। जो इम्पोर्टेंट बातें जो मिसिंग थी पिछली लाइनों में वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं आप इनको लिख सकते हैं। जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स अपीयर होती हैं, पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है कोड को एक ब्लॉक के अंदर कंडीशन के बेसिस पे। जैसे अगर जो एक कंडीशन ट्रू हुई है तो उस कंडीशन के अंदर सेम लेवल की जो इंडेंटेशन है उसके हिसाब से एक ब्लॉक में कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा वो कंडीशन पे बेस होता है। जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट्स जो है उनके पास सेम इंडेंटेशन होती है तो वो पूरा क्या हो गया, एक ब्लॉक हो गया। उसके अंदर जो कंडीशन करेक्ट होगी उसके हिसाब से उनमें से कौन सा इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या एल्स होगी या एलिफ होगी, वो कंडीशन के ऊपर बेस होगा कि कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा। सेकंड लिखा हुआ है कि जो नंबर ऑफ एलिफ है वो कितने भी हो सकते हैं, जितनी कंडीशंस आपको चाहिए उतने नंबर ऑफ एलिफ आप लगा सकते हैं। जो इफ है वो भी आप उतने लगा सकते हैं जितने आपको चाहिए। थर्ड लिखा है कि अगर जो पहली कंडीशन फॉल्स होती है तो आगे चेक होता है, सेकंड गलत होगी तो थर्ड चेक होगी, फोर्थ गलत होगी तो फिफ्थ चेक होगी। ऐसे नॉर्मली चलता है। अगर जो आपने पहली इफ लगाई है फिर उसके बाद बीच में सारी एलिफ लगाई है और लास्ट में एल्स लगाई है,
लेकिन अगर जो आपने एलिफ की जगह सारी इफ लगाई हैं, आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें आपके पास बहुत सारी कंडीशंस हैं और आप चाहते हैं कि अगर जो मल्टीपल कंडीशंस करेक्ट हो, तो मल्टीपल आउटकम्स है वो आपको मिले। तो उस केस में आप क्या करेंगे, एलिफ नहीं लिखेंगे, वहां पर इफ लगाएंगे, क्योंकि जो इंटरप्रेटर है वो इफ स्टेटमेंट्स को हमेशा एग्जीक्यूट करेगा। जो फोर्थ पॉइंट है, वो ये लिखा है कि अगर जो एक कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो उस ब्लॉक की सेम इंडेंटेशन वाली जो है जो सेम इंडेंटेशन वाली स्टेटमेंट्स हैं वो एक ब्लॉक बनाती हैं। उस ब्लॉक में से एक कंडीशन ट्रू होने के बाद वो ब्लॉक टर्मिनेट हो जाएगा, इफ स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाएगी। उसके बाद अगर जो प्रोग्राम में उसके आगे कुछ लिखा हुआ है इफ एल्स के अलावा, तो वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर जो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कोई फर्दर स्टेटमेंट्स नहीं है इफ एल्स स्टेटमेंट्स के अलावा, तो उस केस में क्या होगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये था आज के लिए, हमने इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ लिया। कल हम लूप पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें लूप्स पढ़ेंगे और नेस्टेड लूप्स पढ़ेंगे। जो पिछली वीडियोस है जिन्होंने नहीं देखी हैं, वो इतना पिछली वीडियोस चेक कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो है लूप्स वाली, वो मंडे को आएगी। आज फ्राइडे है, तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो मंडे को आएगा। तो इसलिए आप इतने टाइम में जो सैटरडे संडे है, पिछली क्लासेस देख लें और प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस करें। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।